हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTH डिकोडिंग द हिंदू। हम करेंगे द हिंदू को डीपली डिकोड सो दैट वेरियस एग्जाम्स के लिए हमारा करंट पोर्शन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई एम एश्योरिंग यू कि आपकी प्री और मेंस की प्रिपरेशन को हम इंटीग्रेटेड लेकर चलेंगे। इस लेक्चर में हम डेली एक PYQ सॉल्व करते हैं, एक डेली क्योट करते हैं जो कि हमें ऐसे एथिक्स और GS पेपर्स के लिए हेल्पफुल होती है। डेली वोकैबलरी भी करते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं और न्यूज़ एनालिसिस तो डेप्थ में करते ही हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किपिंग। और आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी, जब भी न्यूज़पेपर एनालिसिस करो, चाहे खुद से या किसी भी यूट्यूब वीडियो से, तो अपने साथ पेन पेपर ज़रूर रखो और जो भी स्टैटिक पार्ट न्यूज़ में आता है उसको नोट करके रिवाइज ज़रूर करो। मैं साथ साथ नोट डाउन भी कराती रहूँगी स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज है 18 अगस्त। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से फ़ायदा ये होता है कि हम जो भी टॉपिक डेली पढ़ रहे हैं उसका हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनेशन में उन पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, which of the following can be used as raw materials for the production of biofuels? Cassava, damaged wheat grains, groundnut seeds, horse gram, rotten potatoes, sugar beet। इनमें से किस किस को हम रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए? हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 1, 2, 5 and 6 ओनली, 1, 3, 4 and 6 ओनली, 2, 3, 4 and 5 ओनली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। अब एक क्योट देख लेते हैं जो कि हमारे एथिक्स, ऐसे या फिर GS पेपर में हेल्पफुल हो सकती है। क्योट क्या है? स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। किसकी क्योट है ये? किसने दी है? सॉक्रेट्स ने। ये हेल्पफुल हो सकती है हमारे पास GS पेपर्स के लिए, एथिक्स के लिए या ऐसे के लिए। अब आ जाते हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस पे। फर्स्ट पेज पे एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ किससे रिलेटेड है? रोहिंग्या मुस्लिम से। रोहिंग्या मुस्लिम कौन से हैं? जो म्यांमार के रेफ्यूजीज़ हैं। म्यांमार से इनको भगाया गया तो ये लोग इंडिया में और बांग्लादेश में इल्लीगली घुस गए। इनके ऊपर आज एक बड़ा इशू बना है। इशू क्या है? हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने ट्वीट करके कहा कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को EWS फ्लैट्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनको वहाँ बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन इसी बात को नकारते हुए उसके कुछ टाइम बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ट्वीट किया कि इन्होंने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि जिससे ये कहा जा सके कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स को EWS फ्लैट्स में शिफ्ट करना है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हरदीप सिंह पुरी जी की बात को नकार दिया। इसमें यही है। और डिटेंशन सेंटर्स को अनाउंस करने का राइट किसके पास है? फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कोई भी मिनिस्टर या कोई भी इंडिविजुअल इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता जैसा हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑफिस है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो कि डिटेंशन सेंटर्स डिसाइड करता है। अब रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डीप डाउन। रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्या माना गया है? द मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड। ये 2017 में अपने घर म्यांमार से भागे थे। म्यांमार की मिलिट्री ने इनको भगा दिया था, तब ये वहाँ से भाग के कहाँ आ गए? बांग्लादेश और इंडिया में। म्यांमार से इन्हें भगाया गया और म्यांमार हमें पता है एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है, तो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स है और वो भी माइनॉरिटी में थे, इसलिए इनको भगा दिया गया। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स है, क्या इश्यूज़ हैं इनके रोहिंग्या मुस्लिम्स के आने से? सबसे पहला इशू है
हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जो खतरा है। रोहिंग्या मुस्लिम इलीगल तरीके से इंडिया में घुस गए और यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे थे, और ये क्या पोज करता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट पोज करता है। उसके बाद लोकल पीपल के साथ इनके क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई सी भी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ के रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे, और लोकल पॉपुलेशंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी, जो लीडर्स हैं वो सिटीजन्स का, लोकल सिटीजन्स का परसेप्शन होगा उन माइग्रेंट्स के खिलाफ, उसको यूज़ करके पॉलिटिकल पावर में आना चाहेंगे। इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी उस एरिया में। मिलिटेंसी राइज हो जाएगी जब लोकल्स उन पे अटैक करेंगे इलीगल माइग्रेंट्स पे, तो वहाँ रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स है, इतना कोई इनका ध्यान रखने वाला नहीं है, तो वहाँ विमेन और ह्यूमन स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टरबेंस हो जाएगी, क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए सही नहीं है। तो ये था रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के से रिलेटेड। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कहाँ? दिल्ली की बात चल रही है। यहाँ दिल्ली में क्या कहा है कि जो म्युनिसिपल वार्ड में डीलिमिटेशन होना चाहिए था वो सही ढंग से नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है सही ढंग से? क्या रीज़न है? क्योंकि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, इलेक्टेड मेंबर्स या फिर एसोसिएट मेंबर्स प्रेजेंट नहीं हैं। और डीलिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एसोसिएट मेंबर्स का होना कंपल्शन है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या कहा है कि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नहीं की गई है, वो की गई है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट को अप्रैल में अमेंड किया गया था, जिसमें ये कह दिया गया था कि सेंटर डिसाइड करेगा कि डीलिमिटेशन कमेटी कैसे बनाई जाएगी, इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। अगर नीड नहीं है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं लिया जाएगा। ये पूरा इशू है। थोड़ा सा डीलिमिटेशन के बारे में देख लेते हैं। डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन का मतलब है कि किसी भी टेरिटरी को, बाउंड्री को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना, सो दैट जो पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके फॉर द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। डीलिमिटेशन की ज़रूरत हमें क्या है? सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इक्वल पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस चीज़ का एडवांटेज ना हो कि जोग्राफिकल एरिया का डिवीज़न ठीक से नहीं हुआ है। सपोज़ किसी एरिया में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं और उसी एरिया में क्या है, लोग भी ज़्यादा हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज होगा। उसी एडवांटेज को फेयर करने के लिए डीलिमिटेशन की ज़रूरत होती है। और डीलिमिटेशन का प्रिंसिपल क्या है? 1 वोट 1 वैल्यू। डीलिमिटेशन कैसे किया जाता है, इसका प्रोविज़न दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में, जिसमें क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाए। और 170 आर्टिकल क्या कहता है कि हर सेंसस के बाद हर स्टेट को किस में डिवाइड किया जाए? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके साथ मिलके काम करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके। अब इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। ये इसकी कंपोजिशन है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या एसोसिएट मेंबर्स हैं उनका होना कंपल्शन नहीं है।
ये डिलिमिटेशन के बारे में था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड है कि कामाख्या टेम्पल को एक रोप वे से कनेक्ट किया जाएगा। रोप वे अगर जनरली हम बात करें, रोप वे क्या होती है, जैसे हमने देखा होगा कई मंदिरों में एक रोप लगा दी जाती है, ट्रॉली वाला रास्ता जिसे कहते हैं, ऐसा ही एक रास्ता कामाख्या टेम्पल में भी बनाया जाने का प्रोविज़न चल रहा है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है सिटी में, ऐसा ये दूसरी बार हो रहा है। एक इससे पहले रोपवे बन चुका है 1820 मीटर का, जो कनेक्ट करता है गुवाहाटी एंड नॉर्थ गुवाहाटी को, और ये कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। थोड़ा सा कामाख्या टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। कामाख्या टेम्पल क्या है? कामाख्या टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक है, जो कि शक्ति कल्ट्स के फॉलोवर के लिए एक होली साइट है। और शक्ति कल्ट क्या है? सती की बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करना। सती कौन थी? लॉर्ड शिवा की कंपेनियन। टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? नीलाचल हिल्स में। नीलाचल हिल्स, और इसका जो नॉर्थ साइड है वो किसकी तरफ है? ब्रह्मपुत्रा रिवर की साइड है। अगर कुछ पुराणों की बात मानी जाए तो इसको बनाया था राक्षसों के राजा नरकसुर ने, लेकिन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि इसको रिबिल्ट किया गया 1565 में बाय किंग नरनारायण। इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये टैबू को ख़त्म करने का काम करता है, क्योंकि इसमें फीमेल के योनि जेनिटल पार्ट की पूजा की जाती है। और यहाँ इसी वजह से असम में मेंस्ट्रुएशन के प्रति जो टैबू है वो इंडिया के अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जो गर्ल्स में विमेनहुड आता है, जब गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ तुलोनी बिया नाम के एक रिचुअल से, जिसका मतलब है स्मॉल वेडिंग। सोशली इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने में काम आता है और सैनिटरी पैड की यूज़ को बढ़ाने में प्रमोट करता है। फाइनेंशियली क्या हेल्पफुल है ये? अंबुबाची मेला एक जो एनुअल मेंस्ट्रुएशन का इसका फेस्टिवल है वो है। तो आपको याद रखना है कि अंबुबाची मेला किससे एसोसिएटेड है? कामाख्या टेम्पल से। और यहाँ अंबुबाची मेला में 5 लाख से ज़्यादा डिवोटीज़ आते हैं। कहाँ से? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से। फॉरेनर्स जो आते हैं उनकी वजह से क्या होता है? स्टेट टूरिज़्म बढ़ता है और स्टेट के रेवेन्यूज़ बढ़ते हैं। ये सब इसके इम्पोर्टेंस है। इट्स ऑल अबाउट कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि NCSC के चीफ ने कहा है कि लॉ ऑफिसर्स को हायर करने में पंजाब ने SC क्योटा को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मतलब एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है पंजाब का, उसमें लॉ ऑफिसर्स को जब हायर किया गया तो SC क्योटा को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब इस आर्टिकल में बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और एडवोकेट जनरल। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। किस लिए बनाई गई है? SC कास्ट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। कौन सा आर्टिकल इससे एसोसिएटेड है? आर्टिकल 338, जो क्या कहता है कि NCSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जो SC कास्ट के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। इसमें अमेंडमेंट किया गया 65th अमेंडमेंट जो किया गया 1990 में। उसमें क्या किया गया कि स्टार्टिंग में ये केवल NCSC नहीं था,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का कंबाइंड था, तो उसको 1 मेंबर सिस्टम से रिप्लेस करके मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था 65th अमेंडमेंट से। और 89th अमेंडमेंट से क्या हुआ कि SC और ST के लिए डिफरेंट कमीशंस बना दिए गए, अलग अलग कमीशंस, सेपरेट कमीशंस बना दिए गए। और NC ST शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कौन सा आर्टिकल रखा गया? आर्टिकल 338A। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इसमें होंगे 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस पर्सन और 3 अदर मेंबर्स। ये इसके मेंबर्स हैं। कौन अपॉइंट करता है इसके मेंबर्स को? प्रेसिडेंट। अब 2018 तक यही कमीशन था जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी काम करता था, लेकिन 102nd अमेंडमेंट एक्ट से बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग कमीशन बना दिया गया। तो अब इस कमीशन के पास केवल SC के इश्यूज़ को सॉल्व करने का ही काम है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए हैं? आर्टिकल 15(4) ये किससे है रिलेटेड? ये इनके एडवांसमेंट को प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 16 का 4A ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है, किस में? सर्विसेज में, जहाँ भी इनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। 17 आर्टिकल है जो वो इनके खिलाफ जो अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश करने की बात करता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो SC ST स्पेशली और उनके साथ साथ जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखे और उन्हें हर टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। आर्टिकल 335 के अंडर क्या प्रोविज़न दिया गया है कि इनके मेंबर्स को, SC ST के मेंबर्स को हमेशा ध्यान में रखा जाए जब भी सर्विस और किसी भी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट की जाए, चाहे यूनियन में, चाहे सेंटर में और चाहे स्टेट में। आर्टिकल 330 और 332 क्या कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोअर हाउस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में सीट्स को रिज़र्व करना होगा। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है उसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकल बॉडीज़ में भी सीट्स को रिज़र्व करना है। ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं। अब इसी आर्टिकल में एडवोकेट जनरल के बारे में दिया गया, तो एडवोकेट जनरल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है और ये क्या है? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं किसी भी स्टेट के। जब प्रेसिडेंस की बात की जाए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होंगे वो एडवोकेट जनरल से ऊपर होंगे। एक बात ये याद रखने की है कि एडवोकेट जनरल की पोस्ट केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, कोई भी फॉरेनर इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन अपॉइंट करता है इन्हें? गवर्नर। किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब इनका टर्म देख लेते हैं। एडवोकेट जनरल का टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, वो गवर्नर के प्लेजर तक ऑफिस में रहते हैं और इनके रिमूवल के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ग्राउंड या कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं किया है। इनको गवर्नर कभी भी किसी भी टाइम हटा सकते हैं। 2 आर्टिकल्स हैं जो एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। आर्टिकल 177 क्या कहता है कि एडवोकेट जनरल का राइट है स्टेट लेजिस्लेचर और उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का। 194 क्या कहता है कि एडवोकेट जनरल की जो पावर्स हैं, उनके पास जो प्रिविलेज है और उनकी जो इम्यूनिटीज़ हैं उनके बारे में ये बात करता है। ये एडवोकेट जनरल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इन अरुणाचल आर्म्ड फोर्सेस बाय पेरिशेबल फ्रॉम लोकल्स। क्या हुआ है कि अरुणाचल में
जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेरिशेबल्स की डिमांड थी, अब उसको कौन पूरा करेगा? वहाँ के लोकल्स में भी सबसे ज़्यादा कौन? विमेन फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और ये कौन से मिशन के अंडर हो रहा है? मिशन कृषिवीर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है इस आर्टिकल में कि अभी तक जो पेरिशेबल्स की डिमांड है आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो दूसरे एरियाज से पूरी की जाती थी। उसका रीज़न ये था कि वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो टेरेन है, वो काफ़ी ख़राब था और जिसकी वजह से लोकल फार्मर्स जो हैं वो सप्लाई नहीं करवा पाते थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ की जो धरती है, वो सप्लाई करने के हालत में नहीं थी और लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई करने में लोकल फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और पुअर मार्केट लिंकेज, मार्केट से उनका लिंक काफ़ी कम था, जिसकी वजह से वो लार्ज स्केल पे अपना प्रोड्यूस आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस तक नहीं पहुंचा पाते थे। लेकिन इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मिशन कृषिवीर चलाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। गोदावरी का डेंजर मार्क से ऊपर हो गया है फ्लो तेलंगाना में, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गोदावरी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गोदावरी क्या है? गोदावरी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? सोर्स कहाँ से है इसका? ये महाराष्ट्र में एक जगह है, नाम है त्रिंबकेश्वर, जो कि नासिक के पास है, वहाँ से ये निकलती है। इसकी लेंथ अराउंड 1465 किलोमीटर है और ये कहाँ जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इसका कैचमेंट एरिया देख लेते हैं। ड्रेनेज बेसिक कैचमेंट एरिया महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और इनके साथ साथ थोड़ा सा पार्ट कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइब्यूटरीज देख लेते हैं। परावरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, साबरी। अब ये देखो, प्राणहिता जो है वो कम्बिनेशन है किस किस का? वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा का। ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है और ये न्यूज़ में भी काफ़ी आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए किन किन रिवर्स को मिलके प्राणहिता बनती है, वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा को। आफ्टर दैट इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है गोदावरी नदी का? कुंभ मेला हमें पता है 4 जगह लगता है, हर बार अलग अलग जगह लगता है। एक बार नासिक में लगता है। नासिक में कहाँ लगता है? गोदावरी रिवर के बैंक्स पर। और कौन कौन सी जगह है जहाँ कुंभ मेला लगता है? शिप्रा रिवर पे लगता है उज्जैन में, हरिद्वार में गंगा रिवर पे, और प्रयागराज में कहाँ लगता है? जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर्स जाके मिलती हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गोदावरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटका। ये भी हमें पता होना चाहिए। बस इसमें यही इम्पॉर्टेंट था। इस आर्टिकल में इंद्रावती, प्राणहिता और सबारी या साबरी, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहो, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। इनके बारे में बात ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात हो रही है कि केरला ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपना जो इको सेंसिटिव जोन पे जजमेंट है उसको एक बार रिव्यू कर ले। रिव्यू किस लिए कर ले? क्योंकि मैं आपको इशू बताती हूँ क्या है कि अभी इको सेंसिटिव जोन के लिए जो एरिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो कहा है कि प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री से 1 किलोमीटर के एरिया को आपको इको सेंसिटिव जोन मानना है। और इन केस अगर किसी प्रोटेक्टेड एरिया का इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वाली बाउंड्री को मानेंगे। तो केरला को इससे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि केरला में 25 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर का है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका इको सेंसिटिव जोन 10-10 किलोमीटर तक भी फैला हुआ है। तो उस वजह से जैसे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इको सेंसिटिव जोन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, ह्यूमन हैबिटेशंस नहीं होंगी। तो इस वजह से केरला रिव्यू करने के लिए कह रहा है, क्योंकि जिन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में 10-10 किलोमीटर तक का इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ की ह्यूमन हैबिटेशंस को, वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी और उनको रिहैबिटेट करना पड़ेगा। इस वजह से केरला चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस ऑर्डर को रिव्यू करे। इको सेंसिटिव जोन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अराउंड का 1 किलोमीटर का एरिया। कौन नोटिफाई करता है इन्हें? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन से एक्ट के अंडर? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इम्पॉर्टेंट है। और केरला का कंसर्न क्या है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 वाला, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को आइडेंटिफाई करता है कि फॉरेस्ट लैंड पे को ऑक्यूपाई करने का और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज़ करने का राइट किसका है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। और ये राइट उनसे छिन जाएगा अगर उनको रिहैबिटेट किया जाएगा। इसमें बस यही था। आफ्टर दैट एक यहाँ आया है असम राइफल्स से रिलेटेड है एक आर्टिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट असम राइफल्स के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। असम राइफल्स क्या है? असम राइफल्स एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है अंडर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। एक पैरामिलिट्री फोर्स है। अब CAPF के अंडर और कौन कौन सी फोर्सेस हैं? 7 सिक्योरिटी फोर्स आती हैं जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। कौन कौन सी है? असम राइफल्स का अभी हमने पढ़ा है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और सशस्त्र सीमा बल SSB। ये सभी किसके अंडर आती हैं? CAPF के अंडर आती हैं। अब असम राइफल्स के बारे में हम देख रहे थे। असम राइफल्स कब बनी थी? 1835 में। और इन्हें इनिशियली क्या कहा जाता था? कचर लेवी। और इन्हें किस लिए बनाया गया था? ब्रिटिश जो बागान थे, चाय बागान, उनको ट्राइबल से बचाने के लिए। अब असम राइफल्स के नाम से हमें ऐसा लगता होगा कि असम राइफल्स असम में ऑपरेट करती हैं, पर ऐसा नहीं है। असम राइफल्स की 2 बैटालियन हैं। वो कहाँ कहाँ ऑपरेट करती हैं? एक करती है जम्मू कश्मीर में और एक करती है नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स के तौर पे काम करती है। जहाँ भी कोई डिज़ास्टर होता है, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, वहाँ ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद असम राइफल्स जो है वो कहाँ काम कर रही हैं हमारी तरफ से? UN पीस कीपिंग फोर्सेस में। और असम राइफल्स की एक एडिशनल यूनिट बनाई है। वो कौन सी बनाई है? राइफल वीमेन यूनिट, जो कि हमारी तरफ से एक अलग कमिटमेंट की तरफ इशारा करती है, जो कि वीमेंस को पैरामिलिट्री फोर्सेस में एंट्री मिलने का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। असम राइफल्स का रोल देख लेते हैं। इसने क्या इंडिपेंडेंस के बाद रोल प्ले किए हैं? बनाया तो इसको इंडिपेंडेंस से पहले गया था बाय ब्रिटिशर्स, लेकिन इसके रोल काफ़ी हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसका काफ़ी अच्छा रोल रहा है इंडो चाइना वॉर के दौरान 1962 में। उसके बाद इसने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे श्रीलंका में भी काम किया है 1987 में, ऑपरेशन पवन जो था इंडिया का उसके अंडर। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में ये पीस कीपिंग रोल प्ले करती है। ये असम राइफल्स के बारे में इम्पॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट ये एडिटोरियल्स हैं। एडिटोरियल बाद में डिस्कस करेंगे, बड़े आर्टिकल्स बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार हम छोटे आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली का जो PM 2.5 लेवल है वो वर्ल्ड में सबसे ख़राब है। दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एंड ऑन सेकंड नंबर इट इज़ कोलकाता। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। वो कैसे, अभी देखते हैं। ये एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का नाम है एयर क्वालिटी एंड
हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट ये किसने पब्लिश की? यूएस बेस्ड हेल्थ इफ़ेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने। ये आपको पता होना चाहिए। 2 पैरामीटर्स लिए इन्होंने। कौन कौन से पैरामीटर्स लिए? एक तो PM2.5 और एक लिया नाइट्रोजन ऑक्साइड। इन 2 पैरामीटर्स पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ PM10 नहीं है, वो एब्सेंट है। क्या इनके पास आउटकम आया कि दिल्ली और कोलकाता 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में टॉप पर हैं, लेकिन PM2.5 के लेवल्स में दिल्ली एंड कोलकाता टॉप 10 में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन होल्ड कर रही हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि NO2 लेवल्स में इंडियन सिटी प्रेजेंट है ही नहीं, ना ही टॉप 10 में और ना ही टॉप 20 में। मतलब हमारे देश में PM2.5 का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन NO2 का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ कौन टॉप कर रहा है? वहाँ टॉप कर रही है शंघाई। अब NO2 का देख लेते हैं। NO2 कहाँ से निकलती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलती है? जब पुराने जो व्हीकल्स हो जाते हैं उनमें जब फ्यूल जलता है तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पावर प्लांट से निकलती है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ और रेजिडेंशियल कुकिंग और हीटिंग से। जब हम ट्रेडिशनल वेज ऑफ कुकिंग यूज़ करते हैं तब नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। अब ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ ज़्यादा अफेक्ट करेगी? रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ के रेजिडेंट्स को नाइट्रोजन पोल्यूशन ज़्यादा अफेक्ट करता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे कंट्री में एज़ कम्पेयर टू PM2.5 कम पाई गई है, उसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको कम अडोप्ट किया जाता है और हाई एफिशिएंसी इंजन व्हीकल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इसलिए यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड थोड़ी कम पाई गई है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक कम मिलने का रीज़न ये भी है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की लाइफ टाइम काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू PM2.5 या फिर अदर पोल्यूटेंट्स, और ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है। काफ़ी रिएक्टिव नेचर होता है इसका, तो ये अलग ओजोन में या फिर PM2.5 या 2.10 में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड को कैलकुलेट करना मुश्किल है। और ये कह सकते हैं हम कि ये हाईली वेरिएबल है इन स्पेस एंड टाइम, जिसकी वजह से इसको मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। इसमें यही था इस आर्टिकल में, इसके अलावा कुछ नहीं है जो हमने कवर कर लिया है। और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, उसके बाद हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 1 ये है कि कस्टम एक्ट के अंडर सेंटर ने जो है वो थ्रेशहोल्ड बढ़ा दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए। मतलब कोई भी इंक्वायरी करने के लिए, किसी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट करने के लिए उसके थ्रेशहोल्ड्स को सेंटर ने बढ़ा दिया है। जैसे पहले किसी को गुड्स की स्मगलिंग या इलीगल इंपोर्ट्स के अगर वो 20 लाख के भी कर रहा था तो भी उसको प्रोसिक्यूट किया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो लिमिट कर दी गई है 50 लाख की। मतलब कोई भी स्मगलिंग करता हुआ पाया जाता है तो पहले ये लिमिट थी कि अगर वो 20 लाख के या उससे ज़्यादा के स्मगलिंग कर रहा है तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा और उसको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन अब ये लिमिट 50 लाख की कर दी गई है। और कमर्शियल फ्रॉड के लिए ये लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर दी गई है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ये जो चेंजेस है ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ अगर कोई फेक करेंसी नोट्स बनाता हुआ पकड़ा गया, कहीं आर्म्स को, एम्यूनिशंस को, एक्सप्लोजिव्स को, एंटिक्स को, आर्ट ट्रेजर्स को या वाइल्ड लाइफ आइटम्स को अगर इलीगली ट्रेड करता हुआ, स्मगल करता हुआ पकड़ा गया, उस केस में ये चेंजेस मान्य नहीं होंगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और क्या है कि इस वजह से हमें इस एक्ट से ये पता चल जाएगा कि
कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो कि अरेस्ट करने के लिए प्रोविज़न देते हैं, और ये किस लिए हेल्प करेगा कि लिटिगेशन को कम करने में, और इम्पोर्टर्स को भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि कितना उन्हें इम्पोर्ट करना है और किस लेवल तक इम्पोर्ट करना है, सो दैट उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन ना चले। अब नेक्स्ट आर्टिकल में ये कहा है कि इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो 7.73% बढ़ जाएगी 2022 में। ऐसा किसने कहा है? OPEC ने कहा है। और हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री है, और किसके पीछे है? 3rd नंबर पे है जो US एंड चाइना 1st और 2nd पोजीशन होल्ड करते हैं। OPEC के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। OPEC क्या है? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट की गई थी बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में। कौन कौन से देश ने मिलकर की थी? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। ये 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने OPEC की फॉर्मेशन की थी। इसका काम क्या है? इसका काम है ऑयल सप्लाई को मैनेज करना, ऑयल प्राइस को सेट करना और कोई भी फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वीना, ऑस्ट्रिया में। ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। और OPEC मेंबर सभी उन कंट्रीज़ के लिए ओपन है जो कि ऑयल की एक्सपोर्टर हो सकती हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडियल्स सिमिलर हों जिसके। गैबोन कंट्री जो है वो अपनी मेंबरशिप छोड़ चुकी थी जनवरी 1995 में, लेकिन उसने 2016 में ऑर्गेनाइजेशन को फिर से ज्वाइन कर लिया है। अब 2019 का एक डाटा देखें तो OPEC में 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये कंट्रीज़ के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सबके सब याद होने चाहिए। आप किसी निमोनिक की हेल्प से भी इनको याद कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान, इराक, कुवैत, UAE, सऊदी, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, इक्वेडर एंड वेनेजुएला। नॉन OPEC कंट्रीज़ जो कि क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं उनको क्या कहा जाता है? OPEC प्लस कंट्रीज़। मतलब जो OPEC की मेंबर नहीं हैं लेकिन फिर भी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको कहा जाता है OPEC प्लस कंट्रीज़। OPEC प्लस कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान एंड सूडान। ये आपको पता होना चाहिए, साउथ सूडान एंड सूडान दोनों कंट्रीज़ इंक्लूड हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, रशिया भी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल्स पे। एडिटोरियल्स आज 3 एडिटोरियल्स है, 3 आर्टिकल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल कवर कर लेते हैं हम। मैरीटाइम पार्टनरशिप इंडिया और US के बीच में है, वो अभी प्रोग्रेस में है। राइटर ने क्या कहा है कि अभी US का एक मिलिट्री शिप चेन्नई में आया है, किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए। उस शिप का नाम है चार्ल्स ड्रू। ये शिप कहाँ आया है? चेन्नई में। और ये इंडिया के और US के मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। क्या कहा गया है कि अभी तक हमारा जो 2+2 डायलॉग हुआ था USA के साथ, उसमें पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर की गई थी कि इंडियन शिपयार्ड्स जो हैं वो रिपेयर और मेंटेन करेंगे US के शिप को, लेकिन अब इस चीज़ की स्टार्टिंग हो चुकी है। US मिलिट्री वेसल का इंडियन फैसिलिटी पे आना, इसके फंक्शनल इम्प्लीकेशंस भी हैं और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। फंक्शनल इम्प्लीकेशंस कैसे हैं कि हमने लिमोआ साइन किया था US के साथ। लिमोआ क्या था? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये हमने US के साथ साइन किया था। इसमें क्या था कि अभी तक केवल ये होता था कि हम एक्सचेंज ऑफ फ्यूल एंड स्टोर कर लेते थे जॉइंट एक्सरसाइजेस के दौरान या फिर रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान, लेकिन अब इसमें क्या चेंज आया है कि इसका फंक्शन बढ़ गया है। मोर एफिशिएंट वे से हम लिमोआ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद अब
यूएस का शिप इंडिया आया है रिपेयरिंग के लिए, तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि इंडिया भी रेसिप्रोकल एक्सेस ले सकता है यूएस से, यूएस की रिपेयर फैसिलिटीज़ से, और जो एशिया में या फिर एशिया के बाहर यूएस के बेसिस हैं उनको यूज़ कर सकता है अपने शिप्स को रिपेयर करने के लिए। ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। अब इस चीज़ से यूएस के शिप की रिपेयरिंग जो इंडिया को मिली है, इससे इंडियन शिप मेकर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है काफ़ी, और इंडियन शिप मेकर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में सेकंड रोल कौन प्ले कर रहा है? आईएनएस विक्रांत, जो कि इंडिया का फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिजिनसली बिल्ड है। ये किस चीज़ को बूस्ट कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को। अब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। हमने फंक्शनल सिग्निफिकेंस देखा है अभी तक। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा इसका कि ये यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप को कंसोलिडेट कर देगा, और क्वाड में भी जो बाकी देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट, इन सब के साथ भी इंडिया की पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि हमारी कंट्री ने किसी भी फॉरेन वारशिप को, जो वॉर में यूज़ होने वाली शिप हैं, उनको रिपेयर या फिर उनको एक्सेस या फिर किसी भी तरह की फैसिलिटी देने से हमेशा मना किया है। इवन चाहे रिफ्यूलिंग की बात ही क्यों ना हो, लेकिन इंडिया ने हमेशा ऐसा कोई भी टास्क नहीं किया है जो लगे कि इंडिया एंटी चाइना है। इंडिया ने हमेशा उस चीज़ से दूरी बनाई है। अब यूएस के शिप का इंडिया में आना क्या होगा? इस इंडिया के क्वाड पार्टनर्स के साथ इसके मैरीटाइम इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, और यूएस के लिए इसका क्या फ़ायदा है पॉलिटिकली कि यूएस की इंडियन ओशन में प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यूएस इंडियन ओशन से काफ़ी दूर है और इंडिया इंडियन ओशन के एकदम नज़दीक है। तो अगर यूएस को अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है तो उसको इंडिया की हेल्प लेनी ही होगी, और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया बेस्ट ऑप्शन है यूएस के पास। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को पूरा आउट करने में हमारी हेल्प यूएस कर सकता है। ये चीज़ें हमें पता चलती है। इंडिया जो है वो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का भी मेंबर है, और किस में कंट्रीब्यूट करता है? रीजनल सिक्योरिटी गोल्स में करता है। और इंडिया अपनी कमिटमेंट दिखाता है कि सभी मेंबर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एरिया में सिक्योरिटी रखें। अब इंडियन नेवी जो है वो थोड़े टाइम के लिए रोक दी गई थी सीएमएफ की मेंबरशिप के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीएमएफ का मेंबर है। हाँ, आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन हो जाता है कि सीएमएफ के कौन कौन मेंबर्स हैं, ये आपको पता करना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब क्या है कि लिमिट स्कोप है अभी फ़िलहाल। लिमिट स्कोप किस वे में है कि यूएस मिलिट्री के पास अभी कोई वारशिप्स हैं ही नहीं, ये बोला गया है, और जो एमएससी है वो यूएस को केवल ट्रांसपोर्ट वेसल्स ही प्रोवाइड कराती है, और ये कार्गो शिप्स तक लिमिटेड है। तो अभी दिल्ली और वॉशिंगटन के कॉपरेशन का स्कोप भी लिमिटेड है। ये इस आर्टिकल में था और कुछ नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, द सेंटर वर्सेस स्टेट टसल ओवर आईएएस पोस्टिंग्स। आईएएस पोस्टिंग को लेके जो सेंटर और स्टेट के बीच में टसल रहती है उसके बारे में आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स जो हैं वो अपने स्टेट कार्डर्स में काम करना चाहते हैं और माइग्रेट नहीं करना चाहते, चाहे सेंटर में उनका कम्यूटेशन केवल छोटे स्पेल के लिए किया जाए, 3 से 5 साल के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाते, वो कंट्री के कैपिटल में काम नहीं करना चाहते। और इसमें सेंटर की भी इनएबिलिटी के बारे में बात की गई है कि सेंटर भी कुछ इंसेंटिव से उनको अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसके रीज़न्स क्या है? अब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करने के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम क्रिटिकल इश्यूज़ पे पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहे हैं। अब जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जो कि मास पीपल को अफेक्ट करती हैं, इन क्रिटिकल इश्यूज़ पे पॉलिसी बनाने का आपको मौका मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करेंगे, और तो ये आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको फ़ॉरेन ट्रैवल का काफ़ी मौका मिल जाता है और इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ काम करने का भी काफ़ी मौका मिल जाता है। लेकिन इसके साथ इसका रूटीन इतना रिगर है कि कोई भी ईज़िली अपना डेपुटेशन नहीं चाहता। क्या कारण है? लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, और आपको जब भी रिपोर्ट बनानी है तो आपको एक्सट्रीम केयर के साथ वो रिपोर्ट बनानी होगी, क्योंकि वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास रिपोर्ट जाएगी और कई बार तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास भी आपकी रिपोर्ट को जाना है। तो आपको रिपोर्ट बनाते टाइम काफ़ी केयर करनी होगी। अब एक ट्रेंड ये पाया गया है कि जैसे हमें पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उसमें बहुत कम चांस होता है, बहुत कम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें उनका होम स्टेट या फिर उसके नज़दीक कोई एरिया मिल जाए। और ये पाया गया है कि सेंटर के पास डेप्यूटेशन पे वो ऑफिसर्स जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनकी पोस्टिंग हुई है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, मतलब जो अपने होम कार्डर में हैं या फिर उसके आसपास हैं, वो लोग डेप्यूटेशन पे नहीं जाना चाहते। ये एक ट्रेंड पाया गया है। अब सेंटर के लिए डेप्यूट होने वाले ऑफिसर्स की मात्रा कम होती जा रही है और वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है मैन पावर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ में। इसलिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो है सीबीआई। सीबीआई अफेक्टेड है। सीबीआई के अंदर ऑफिसर्स नहीं हैं, और यही सेम चीज़ जो आईएएस ऑफिसर्स के साथ देखी जाती है, वही सेम चीज़ हमें आईपीएस ऑफिसर्स के साथ भी देखी जाती है। और एक प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई की गई है कि सीबीआई में अगर नॉन आईपीएस ऑफिसर्स को मौका दे दिया जाता है सर्व करने का, तो उनको हायर पोजीशंस पे बाद में राइज नहीं किया जाता। वो किस बेसिस पे नहीं किया जाता? उन्हें ये कहा जाता है कि आईपीएस ऑफिसर्स की तरह आपके पास लोकल सिविल अथॉरिटीज़ के साथ ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। इस बेसिस पे उन्हें हायर पोजीशन पे प्रमोट नहीं किया जाता। ये भी एक इशू बन जाता है। अब हमने क्या देखा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनका सस्पेंशन इजी नहीं है। उनको सस्पेंड स्टेट गवर्नमेंट करती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेटिफाई करती है विद इन 3 मंथ्स, तभी उनका सस्पेंशन कंफर्म होता है। इनको हटाना इतना आसान नहीं होता है। हमने अभी फ़िलहाल वेस्ट बंगाल में भी ये देखा था कि चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर ऑफ पुलिस काफ़ी एम्बेरस हुए थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरे के साथ विचार की सहमति नहीं कर पा रहे थे। ये इशू रहते ही हैं। तो जो राइटर है उनका सजेशन ये है कि एक अमेंडमेंट किया जाना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज के रूल्स में, और सेंटर के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी ऑफिसर को जो किसी भी स्टेट में सर्व कर रहा है उसको सेंटर में काम करने के लिए बुला सकती है विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट। विद और विदाउट द कंकरेंस ऑफ स्टेट मतलब स्टेट की चाहे मर्जी हो चाहे उसके खिलाफ हो, वो फिर भी उस स्टेट के ऑफिसर को सेंटर में डेप्यूटेशन के लिए बुला सकते हैं। ये अमेंडमेंट की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। एक यहाँ इम्पॉर्टेंट डाटा है हमारे पास कि ड्रिंकिंग वाटर में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, अनक्लीन फ्यूल को यूज़ कितना करते हैं आज हमारे स्टेट्स।
टॉयलेट फैसिलिटीज़ में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, पक्का हाउसेस कितने आए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी टॉप में कौन है, जहाँ ड्रिंकिंग वाटर सबसे अच्छा है वो है केरला, उसके बाद मणिपुर। और केरला की हालत सबसे टॉप में है केरला और मणिपुर। केरला बॉटम में था 1992-93 में, इसने अपनी पोजीशन को काफ़ी इम्प्रूव किया है, ये हम देख सकते हैं। अनक्लीन फ्यूल में देख लेते हैं। अनक्लीन फ्यूल का यूज़ सबसे ज़्यादा कौन करता है, नागालैंड में हो रहा था 1992-93 में। अभी नागालैंड ने इम्प्रूव किया है और ईस्टर्न स्टेट्स झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यहाँ सबसे ज़्यादा अभी भी यूज़ हो रहा है। दिल्ली पहले भी सही स्टेज पे था और अब यहाँ अनक्लीन फ्यूल का यूज़ एकदम ज़ीरो हो गया है। टॉयलेट फैसिलिटीज़ में देखें तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ कहाँ है, मिज़ोरम में 100% है। मिज़ोरम में पहले भी 100% थी और मिज़ोरम में अब भी 100% टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश जो कि पहले बॉटम में थे, अब ये लोग ऑलमोस्ट 70% क्रॉस कर चुके हैं मार्क। पक्का हाउसेस की हालत देख लें तो पक्का हाउसेस कहाँ थे, गोवा, पंजाब और दिल्ली में थे। अब काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, गोवा, दिल्ली, इंक्लूडिंग दोज MP वगैरह, जो 40% से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं पक्का हाउसेस के मार्क को। ये डाटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुड बी यूज्ड इन मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग। अब ये लास्ट आर्टिकल है हमारे पास आज का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आर्कटिक वार्मिंग से रिलेटेड है। आर्कटिक वार्मिंग, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो आर्कटिक है, आर्कटिक कौन सा पोर्शन है, ये हमारी अर्थ है, ऊपर वाला पोर्शन आर्कटिक है, नीचे वाला एंटार्कटिक है। तो ये आर्कटिक पोर्शन है, ये अर्थ की कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टली गर्म हो रहा है। मतलब प्लेनेट भी गर्म हो रहा है हमारा, लेकिन आर्कटिक उसके कंपैरिजन में भी 4 टाइम्स ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहा है। उसका रीज़न क्या है वो बताना है, वो देखना है हमें। और एक चीज़ और बताई गई है कि बेरेंट सी कहाँ है, इस इमेज में आप देख सकते हैं बेरेंट सी यहाँ है। बेरेंट सी में ये आंकड़ा 7 गुना है, मतलब ग्लोबल एवरेज से बेरेंट सी 7 गुना फास्टर गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे पहले हमें ये पता करना है कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता क्या है और इसके कारण क्या है, ये किस वजह से हो रहा है। हमें पता है हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है ग्लोबल टेम्परेचर, और ग्लोबल वार्मिंग यही है कि लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ। और इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में जो है अभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स से अब तक 1.1 तो इंक्रीज़ हो चुका है और ये बढ़ने पे ही है। अब ये कहा गया है कि जो हमारा सरफेस एयर टेम्परेचर है ये 1.1 अभी बढ़ा है, इसमें चेंज होना, नेट रेडिएशन में चेंज होना, जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो कहाँ दिखता है, नॉर्थ और साउथ पोल में। अगर हमारे सरफेस एयर टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है और नेट रेडिएशन क्या होती है, हमें पता है सन से काफ़ी सारी सनलाइट आती है, लेकिन काफ़ी सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट स्पेस में भी हो जाती है। तो जो नेट बचती है रेडिएशन, उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ दिखाई देता है, नॉर्थ और साउथ पोल में। और उसी को क्या कहते हैं, पोलर एम्प्लीफिकेशन। पोलर एम्प्लीफिकेशन जहाँ पोल्स पे चेंज सिग्निफिकेंटली दिखाई देता है। अब हमें क्या पता है कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में ये चेंजेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्या रीज़न है? सदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट्स, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा हैं। तो ये एक रीज़न है जहाँ कॉन्टिनेंट्स में हीट ज़्यादा दिखाई पड़ती है, हीट से कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं।
तो ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन किस किस वजह से होता है? आइस एल्बिडो फीडबैक। आइस एल्बिडो फीडबैक मतलब एल्बिडो क्या होता है? मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस, मतलब कोई ऐसा सरफेस जिस पे सनलाइट गिरे तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, उस मेज़र को एल्बिडो कहा जाता है। लैप्स रेट फीडबैक। लैप्स रेट फीडबैक क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़े टेम्परेचर घटना चाहिए, उसको लैप्स रेट कहते हैं। इसमें चेंजेस होते हैं, वो एम्प्लीफाई कर देते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। वाटर वेपर की प्रेजेंस अगर घटे या बढ़े वो भी एम्प्लीफाई कर देते हैं। और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट, ओशन जो हीट एब्जॉर्व करता है वो कैपेसिटी अगर उसकी चेंज होती है तो वो भी एम्प्लीफाई कर देती है। और ये सब क्या करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब आप ये देखें, इम्पॉर्टेंट है कि आइस एल्बिडो में चेंजेस और लैप्स रेट के चेंजेस रिस्पॉन्सिबल हैं 40% और 15% पोलर एम्प्लीफिकेशन के लिए। इतना ज़्यादा ये अफेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट IPCC की एक रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, 2019 में आई थी। ये रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए इस आर्टिकल में कि इस रीजन का, आर्कटिक रीजन का जो एनुअल टेम्परेचर है वो 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। पूरे प्लेनेट का तो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, यहाँ का 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। आर्कटिक वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है वो मेल्ट हो रही है। ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड ये देखें, ग्रीनलैंड ये रहा। ग्रीनलैंड की आइस शीट मेल्ट हो रही है। उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि वो जब मेल्ट होगी तो उसकी वजह से पानी जो है वो लेक्स में आएगा, लोअर एरियाज़ में आएगा, जहाँ फ्लड का खतरा बढ़ जाएगा। और ये बताया गया है कि ग्रीनलैंड आइस शीट जो है वो एंटार्क्टिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस को होल्ड करती है। इतनी बड़ी ग्रीनलैंड की आइस शीट है। और 2019 में क्या हुआ था कि इस अकेली ग्रीनलैंड आइस शीट की वजह से जो सी लेवल है वो 1.5 मीटर बढ़ गया था। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर ये शीट पूरी मेल्ट हो जाती है तो सी लेवल कितना राइज़ हो जाएगा? 7 मीटर से राइज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी आइलैंड कंट्रीज़ और मेजर कोस्टल सिटीज़ क्या हो जाएंगी? पानी में सबमर्ज हो जाएंगी। ये इसके कंसर्न्स है। ये लोगों के लिए, सिटीज़ के लिए, कंट्रीज़ के लिए कंसर्न है। बायोडाइवर्सिटी को भी ये काफ़ी अफेक्ट कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है? रेनफॉल के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। रेनफॉल बढ़ेगा तो लाइकेंस की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लोरा और फोना को स्टारवेशन और डेथ का सामना करना पड़ रहा है आर्कटिक एरियाज़ में। उसके बाद एक और फियर है, एक्सपर्ट्स ने जो बताया है कि ये जो मेल्ट होंगी आइस शीट, इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया और वायरस हैं जो कि लंबे समय तक एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकते हैं और आज तक जो परमाफ्रोस्ट एरियाज़ में ट्रैप्ड रही हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे और ऐसी ऐसी डिजीज़ देने लग जाएंगे वर्ल्ड को जिनका हमारे पास अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये भी एक काफ़ी बड़ा फियर है। अब आर्कटिक का इफ़ेक्ट मॉनसून्स पे भी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्कटिक का जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है वो इस साल मॉनसून्स को कब अफेक्ट करेगा? सितंबर और अक्टूबर में काफ़ी एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिलेगी। और बेरेंट्स स्कारा सी रीजन है, ये आपको मैप में ज़रूर देखना है कौन सा रीजन है। यहाँ आइस शीट रिड्यूस हो गई है अलोंग विद आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इस बार प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर और अक्टूबर में काफ़ी एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को हमें मिलेगी। अब एक चीज़ इस आर्टिकल में WMO की रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021।
ये आपको पता होना चाहिए किसकी रिपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसने क्या कहा है कि इंडियन कोस्ट जो है वो ग्लोबल एवरेज रेट से भी ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है, उसमें पानी का लेवल ग्लोबल एवरेज रेट से ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसका एक रीज़न क्या है, पोलर रीजन में आइस का मेल्ट होना, स्पेशली आर्कटिक में। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि आर्कटिक में कुछ अगर हो रहा है तो वो उसका इम्प्लीकेशन केवल आर्कटिक तक सीमित नहीं रहेगा, उसका इम्प्लीकेशन पूरे वर्ल्ड पे होगा, फार साउथ तक होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में यही सब था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, इंड आर्क ये क्या है, ये इंडियाज़ फर्स्ट मूव्ड अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है, जो कहाँ डिप्लॉय की गई थी, स्वालबर्ड में। ये एरिया आपको मैप में न्यूज़ में देखना है कहाँ है, ये क्वेश्चन बन सकता है।